चलो क्या बेटा, ये याद रखना कि आर की दो वैल्यू हैं, ये और ये वाली। कहाँ कहाँ पर रखना है, हम लोग रखेंगे यहाँ पर। देखना प्रेशर को रखेंगे एटीएम्स के अंदर में, देख लो यहाँ पर रखा होगा, और वहाँ पर बेरिक में रहता है। तो कौन सा पोजीशंस पे क्या रखना है वो हम देखेंगे बाद में, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। अभी तक नहीं आई वो लड़की? अच्छा दीदी लोग इधर हैं, इसको रफ करो बेटा, लिखो। अब आगे पढ़ते हैं, और वो है बेटा ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम विसरण का नियम, शायद ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, ग्राहम या ऐसे, पता है हिंदी में कैसे लिखेंगे, ग्राहम, आजा आजा, ग्राहम का विसरण नियम। चलो देख लेते हैं, इसको लिख लेना बेटा किसी कॉपी से देख के। ये वैल्यू मैंने कुछ नहीं करवाया है, बाकी हम लोग यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो सिंपल सा मेथड क्या है। अगर तुम लोग प्रॉपर्टी ऑफ गैस पढ़ोगे तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कुछ लिखवाया था ना। और उसी डिफ्यूज होने की रेट को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन या विसरण। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे आप क्या करना बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर में, नहीं क्या गुब्बारा लेना, गुब्बारा में आप पहले फूंक मारना, हवा भरना, और फिर उसके जहां पर सब पकड़ लेने से छोड़ देना। गैस छोड़ोगे तो पूरा गैस बाहर निकल जाएगा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि गैस क्यों अपने गुब्बारा से बाहर क्यों जा रहा है, रीजन, क्योंकि बैलून्स के अंदर में, हम लिख लेते हैं बैलून, इसके अंदर में प्रेशर हाई होता है, और गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन से ये लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया मुझे। लोअर प्रेशर रीजन, हिंदी में बोलूं तो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर जाना पसंद करते हैं। इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन का डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूवमेंट या गति को विसरण कहते हैं। लिखो जरा, विसरण हेडिंग डाल के लिखना, डिफ्यूजन या फिर विसरण। किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर, हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की मूवमेंट को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। लिख लिए? चलो देखते हैं इसके क्या बोलता है। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन के मूवमेंट को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। जल्दी लिखो भाई, बहुत धीरे धीरे लिखते हो बेटा। देखो ये क्या बोला है, बहुत सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, सुनो, जितने स्पीड के साथ ये डिफ्यूज हो रहा है उसकी रेट को मैं लिख रहा हूं आर। ये आर का मतलब क्या बेटा, रेट। तो ये बोलता है डिफ्यूजन की दर या डिफ्यूजन की रेट किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट के। कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिफ्यूजन होने की रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और साथ ही साथ ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस नियम के अनुसार किसी भी गैस के डिफ्यूजन की दर गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एवं उसके मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो डी क्या है बेटा, डेंसिटी, घनत्व, एम क्या है, मास। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि डिफ्यूजन की रेट
डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ उसके मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख लें 1 बाय 1 करके, लिखो जरा। तो लिखना इस नियम के अनुसार, ये क्वेश्चंस बहुत रेयर में आया बट आ जाता है कभी कभी, तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार किसी गैस के डिफ्यूज होने की दर या रेट, किसी गैस के डिफ्यूज होने की रेट गैसियस मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी एवं मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, गैसियस मॉलिक्यूल की डेंसिटी एवं मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट, वर्गमूल की, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, वर्गमूल बोलते हो ना। हाँ, तो वर्गमूल लिख लो या स्क्वायर रूट लिख लो, आप जो भी लिखो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर रूट, जिसको अगर स्पेलिंग पता ना होगा तब की बात है। स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जल्दी लिखो भाई, लिख लिया बेटा, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखो, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इसको मैं रफ कर सकता हूं इस साइड वाले को, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले लिखवा चुका हूं। सुनो 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 इधर जल्दी देखो फटाफट। बेटा ऐसे मैं बोल रहा हूं कि यदि गैस की डेंसिटी कितना हो, डी हो, एवं मॉलिक्यूलर मास क्या हो, कैपिटल एम हो, तो इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, बताओ। इस नियम के अनुसार मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अनुसार लिख सकता हूं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, लिख सकता हूं। साथ ही साथ ये भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई कैपिटल एम, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, 1 बाई 1 लिख लेते हैं ऐसे। बताओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, स्क्वायर रूट लिख सकता हूं ना, इसको हटाओगे क्या लगाओगे, के, तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑन बाई डी लिख सकते हैं क्या। अच्छा, सिमिलरली इसको भी कैसे लिखा जा सकता है बताओ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू के, क्या बन जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम। सुनो अब देखो, अपने को केस अप्लाई करना है। केस क्या अप्लाई करना है कि यदि मैं मान लेता हूं, कैसे, यदि M1 एवं M2 मास एवं क्या लिखेंगे बेटा, D1 एंड, एवं ही लिखना पड़ेगा ना, तथा लिखते हैं यहाँ पर तो ठीक रहेगा तथा समझते हो, पहली बार बोला हूँ मेरे को लगता है। D1 एवं D2 की रेट क्रमशः R1 एवं R2 हो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं बेटा, बता दो कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ D1 लिख सकता हूँ ना, हटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, के स्क्वायर रूट ऑफ D1। बताओ R2 के लिए क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूं, के यहाँ पर 1 बाई D2 लिख सकता हूँ ना। अब आपको क्या करना है, R1 को R2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि R1 को R2 से डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा बेटा, बता दो, R1 डिवाइडेड बाई R2, यही होगा क्या। R1 इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर रूट ऑफ D1, यहाँ बस क्या है, के स्क्वायर रूट ऑफ D2। बताओ के कैंसल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ का R1 डिवाइडेड बाई R2, क्या लिख सकता हूँ बेटा, पूरा स्क्वायर रूट ऐसे करके अंडर रूट लिख सकता हूँ ना, ये D1 ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ना D2 और यहाँ पास D1, ये समझ में आ गया।
अच्छा हम ये भी तो लिख सकते हैं ना सिमिलरली, इसके लिए क्या लिख सकता हूं बेटा, R1/R2 फिर मॉलिक्यूलर M2/M1 लिख सकता हूं क्या? करोगे? मैं लिख दे रहा हूं, आप घर से कर लेना। क्या लिखना है बेटा, सिमिलरली आपको ऐसी करना है कि R1/R2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। ये करके आना घर से। चलो होमवर्क रहेगा भाई, उतनी लास्ट में आंसर आएगा, कैसे नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। ये बेटा ग्राहम, ठीक है देखो क्या करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट लिखो। ये तो हो गया ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, लास्ट है डाल्टन पार्शियल लॉ ऑफ प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जूम करूं कि दिखाई दे रहा है? हाँ हिंदी में लिखिए डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उसके बाद काइनेटिक में पढ़ लेंगे हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा भी। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये पेपर में पूछा जा चुका है और मैं पूछ भी सकता हूँ पेपर्स के अंदर में। तो चलिए सुन लो, मस्त देखो क्या करना है। अगर आप समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये कहता क्या है कि मान लो मैंने एक कंटेनर रखा हुआ इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर में मैंने डिफरेंट टाइप के गैस भर रखी है। डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग टाइप के गैस, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड भर लो, ऑक्सीजन भर लो, फिर हाइड्रोजन F2 जो आपको लगे सब गैस डालो। मैं जैसे भर लिया हूँ, इसके अंदर मैंने अलग अलग गैस भर लिया, फॉर एग्जांपल H2, या मैं ऐसे बोलूँ कि A टाइप का, B टाइप का, C टाइप का, D टाइप का, और टाइप का, जितना आपको मन मर्जी लागे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 टाइप के अलग अलग गैस भरे हैं, लेकिन ये सारे के सारे गैस क्या हैं, केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे में रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे आप बोलते थे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, CO2, तो ये आपस में केमिकल रिएक्शंस कर रहा है ना। लेकिन मैंने ऐसे गैस भरा है जो आपस में रिएक्शन करते ही नहीं है। इन दोनों को भरने के बाद अब बेटा बताओ, अगर यहाँ पर A मॉलिक्यूल्स भी होगा, B के भी होंगे, C के भी होंगे, D के भी होंगे, एक तो होगा ही नहीं, बहुत सारे होंगे ना। A के ही बहुत सारे, B के ही बहुत सारे, C के ही बहुत सारे, D के ही बहुत सारे। अब मुझे बताओ ये सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर सकते हैं कि नहीं? और ये मॉलिक्यूलर कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे, क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? ये भी इस पर टकराएगा, प्रेशर लगाएगा, ये भी इस पर टकराएगा, प्रेशर लगाएगा, इस पर टकराएगा, प्रेशर उत्पन्न करेगा। अब मुझे ये बता दो बेटा, मान लो इस कंटेनर को मैं बोल रहा हूं A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। जो A मॉलिक्यूल था गैसियस मॉलिक्यूल, वो गया कंटेनर के पास टकराया, और यहां पर जो प्रेशर उत्पन्न किया है उस प्रेशर को मैं बोल रहा हूं A, मतलब A का प्रेशर बोल सकता हूं। सिमिलरली इधर देखो, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कौन सा है बेटा, D, इसके यहाँ पर जाके टकराया और जो प्रेशर एक्सर्ट किया है उसको मैं बोल रहा हूं P। ये गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन सा प्रेशर, C। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स बताओ बेटा, कौन सा मॉलिक्यूल है, B। कहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ पर D होगा बेटा, प्रिंटिंग एरर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ B। अब बेटा बताओ, सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अलग अलग होगा ना, कोई ज्यादा तेजी से टकराएगा, कोई कम, ये हो सकता है। तुम बताओ, अगर मैं टोटल इस कंटेनर का प्रेशर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा कि A का प्रेशर को, B का प्रेशर को, C का प्रेशर को, D को प्रेशर को ऐड कर दूं क्या? तो यही रूल बोलता है डाल्टन का आंशिक दाब नियम कि किसी कंटेनर के अंदर में 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिव गैसेस भर दिया जाए तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर उस गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाए गए प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन, सुन लो, अगर मैं टोटल इस कंटेनर का प्रेशर निकालना चाहूं तो मैं PT लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, टोटल प्रेशर मेरे बच्चों। तो ये टोटल प्रेशर कितना आएगा बता दो कि A का जितना प्रेशर होगा, B का जितना प्रेशर होगा, C का जितना प्रेशर होगा, D का जितना प्रेशर होगा, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा?
अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डाल्टन का आंशिक दाब नियम। और अगर गैस होंगे तो आप प्लस करके इधर डैश डैश लगा सकते हो, ऐसे तो होते जाएंगे। ई एफ जितने हुए, समझ में आ गया? लिख लोगे अपने से? नहीं? अरे तो कैसे समझ गए फिर? लिखो, बड़ा नाटक करते हो भाई। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव, अक्रिय लिख सकते हो आप। क्या लिखे? नॉन रिएक्टिव या अक्रिय? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नॉन रिएक्टिव गैस भर दी जाए तो कंटेनर का टोटल प्रेशर, कंटेनर का कुल दाब या टोटल प्रेशर, आप जो लिख लो, कंटेनर का टोटल प्रेशर उस गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाए गए, उन गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाए गए दाब के, लगाए गए प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। लिख लिया बेटा? चलो, लगाए गए दाब के योगफल के बराबर होता है। सम, अगर आप लिखना चाहते तो सम भी लिख सकते हैं, SUM वाली। बेटा सुन लो क्या लिखना है। ऐसे मैं बोल रहा हूं कि यदि कंटेनर में, सुन लो, यदि कंटेनर में A, B, C एवं D गैस भरी हुई है, भरी हुई है, ठीक है, एवं उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर लिखते हैं, नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, उनके द्वारा उत्पन्न दाब PA, PB और फिर यहाँ पर PC एवं PD हो तो क्या लिख सकते हैं बेटा? ये लिख सकते हैं ना? इतना लिखने के बाद वो कॉपी कर डालो। यही आपको करना था, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, वही पढ़ लेंगे, इसमें क्या, वो BSc फाइनल के होंगे, तो हम MSc फाइनल के हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उससे तो सीनियर ही हूँ ना मैं। नहीं बोलूँगा मैम, मेरे को केवल 2 मिनट की क्लास चाहिए, 2 मिनट नहीं 10 मिनट चाहिए, उसके बाद आप पढ़ा लीजिएगा जो भी आपको पढ़ाने होंगे, बट मैं केवल 10 मिनट चाहिए बस, उसके बाद मेरे को 12वीं खुद पढ़ना है। तो बेटा सुनो, लिख लेते हैं, वो है गैसों की अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये होगा बेटा सेकंड आई वाले क्लास में, ठीक है? क्यों अभी 3 मिनट बच गया, 3 मिनट में होगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं यहां पर लिख के जाता हूं VIMP। हाँ, ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका, और साथ ही साथ ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? लिख देते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत। ये हो गया, घर घर की कहानी है। अच्छे से बताओगे तो हम क्या बताएंगे, बट इन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो ये थ्योरी का कहना क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये बोलता है कि हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं डिफाइन करने चलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसेस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस पार्टिकल को हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका यही बोलता है कि जैसे अगर मैं कोई भी बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप O2 बोल लो, या फिर आप N2 बोल लो, या फिर आप F2 बोल लो, एक सारे के सारे तो गैसियस है,
क्या है बेटा, ये गैसियस है। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन गैस बोलूंगा तो इसका ये तो मतलब होता नहीं केवल 2 ही एटम्स होंगे, इसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैसियस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एक साथ मिला करके गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना के लिखिएगा जरा, नंबर 1 पॉइंट बना के लिखना कि गैस बहुत से टाइनी पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ, गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें गैसियस मॉलिक्यूल कहते हैं। मुझे थोड़ा सा बस कराना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लास्ट थ्योरी है, उसके बाद जहां तक मैंने क्वेश्चन दिया है कवर कर लेंगे। वैसे हाँ, क्या लिखे बेटा, बने होते हैं उन्हें गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैंने ये बोला कि गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें गैसियस मॉलिक्यूल कहते हैं। पहला पॉइंट तो यही लिखोगे आप। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का, देख लो बेटा, अगर मैं क्या करूं, इस कंटेनर के अंदर में मैं पूरी तरह से गैस भर दूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स देखो छोटे छोटे होंगे कुछ इस तरह से, और मैं बताया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो एटम्स होंगे या एटम वैसे बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं इसका वॉल्यूम को अगर मैं V बोल दूँ, तो बेटा मुझे ये बताओ इस कंटेनर में जो गैस भरा हुआ है इसको हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हैं क्या? अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ये जो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया हुआ हूँ इसको मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ गैसियस वॉल्यूम, बोल सकते हैं ना। और ये जो इतना बड़ा छोटा सा पार्टिकल दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था ना, सॉरी यहाँ गैसियस वॉल्यूम नहीं बोलेंगे बेटे, इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। और ये बता दो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे थे इसका वॉल्यूम को मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब मुझे ये बता दो कि इसका वॉल्यूम कितना है लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्या? इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो गैस का वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल दिख रहा होगा, मतलब बहुत कम है। सुनो यहाँ पर बताता हूँ, जैसे एक काम करते हैं, पूरा कमरा ले लो, ठीक है, इस कमरे के अंदर बहुत सारे गैस है तो पूरा टोटल वॉल्यूम तो कमरा हो गया, लेकिन एक गैस का वॉल्यूम कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा ना। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी कंटेनर के अंदर में भरी हुई गैस का वॉल्यूम गैसियस कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल होता है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं, क्या चौक गिर जाता बीच बीच में तो उठाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। हंस तो दो, बीएड वाले बैठे तो हंसोगे नहीं तुम लोग। हाँ तो बेटा क्या बोला मैं, लिखो सेकंड पॉइंट बना के लिखिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट नंबर 1 सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2 है एक्चुअली में, तो लिखिएगा लिखना कंटेनर का वॉल्यूम की तुलना में, कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, हाँ गैसियस लिखना, गैस नहीं, गैसियस वॉल्यूम नहीं, क्या बोला बेटा, सुनो क्या लिखोगे, कंटेनर का वॉल्यूम की तुलना में गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, या हिंदी में बोलूं तो बहुत कम होता है। गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। आप चाहो तो ये डायग्राम बना भी सकते हो अगर चाहो तो, बहुत कम, नगण्य बोलते हो तुम लोग, तो मैं लिख देता हूं, जिसको स्पेलिंग पता ना हो वो नेग्लिजिबल लिख देना, और जिनको पता ना हो वो नगण्य लिख लेना भाई, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, बना लो। लेकिन सुन लो, पहले सुन लो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये सिंपल स्टेटमेंट ये बोलता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में चूंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इस वजह से ये रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन बात ये है
कि बताओ अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है और ये मैं बोल रहा हूं कि गैसियस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करेंगे, तो हमको ये तो पता है कि कंटेनर के वॉल पर जाके कोलाइड करते हैं या जाके टकराते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब ये मूव करेंगे तो अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए ये कंटेनर के अंदर में रैंडम मूवमेंट करते हैं और ड्यूरिंग द रैंडम मूवमेंट ये कंटेनर के वॉल पर टकराते हैं, साथ ही साथ अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं। अब मुझे बता दो बेटा का पॉइंट है, पॉइंट क्या है ये बताओ। अगर आप यहां पर जैसे आप इधर वेलोसिटी कर रहे हो, मूव कर रहे हो, इधर भी मूव कर रहे हो, अगर आप इधर जाना चाह रहे हो और सामने में एक गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर आप कोलाइड करोगे तो इसकी गति कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा ना। और जितनी स्पीड से इसको मूवमेंट करना चाहिए, क्या उतने स्पीड से मूवमेंट करेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर में मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने के दौरान जब ये कंटेनर के वॉल पे टकराते हैं और साथ ही साथ अपने ही मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, तो इनकी कोलिजन जो मैं बोल रहा हूं, ये कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक होती है। इलास्टिक का क्या मतलब बेटा, प्रत्यास्थ बोलते हैं हिंदी में, इसको मैंने बहुत बार सर्च किया तब जाके मिला। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे तो इनकी एनर्जी ना तो लॉस होगी और ना ही गेन होगी, ना एनर्जी बढ़ेगी और ना ही कम होगी। थर्ड पॉइंट यही है, लिखो जरा, मस्त लिखना भाई। थर्ड पॉइंट लिखना कि चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच, लिखिएगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। हिंदी में बोलूं तो अनियमित गति करते रहते हैं। आप रैंडम लिखो, कंटेनर के अंदर रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, लिखना इस दौरान ये कंटेनर के वॉल पर कोलाइड करते हैं या टकराते हैं। आप जो भी लिख लो, कोलाइड करते हैं या फिर टकराते हैं। क्या लिखे हो, कोलाइड करते हैं, कोलाइड लिखे, कंटेनर के वॉल पे कोलाइड करते हैं एवं अपने ही गैसियस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट सुन लो। क्या लिखे बेटा, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या बताया मैं कि इनकी जो कोलिजन होता है वो कंप्लीटली इलास्टिक होती है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द कोलिजन ना तो एनर्जी लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअसली कंटेनर के अंदर में मूव करते रहते हैं। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो जरा, क्या लिखोगे, चूंकि यह कोलिजन, या ऐसे लिख सकते हो, यह कोलिजन लिखो, यह कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक होता है, पूर्णतया प्रत्यास्थ, ऐसे कुछ बोलेंगे शायद, कंप्लीटली इलास्टिक होता है। दैट मीन्स कोलिजन के दौरान इनकी एनर्जी ना तो लॉस होती है और ना ही गेन होती है। इनकी एनर्जी ना तो लॉस होती है और ना ही गेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कैसे।
फोर्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ होगा मेरे ख्याल से, फिफ्थ पॉइंट। ये बहुत अच्छी बात है, देखना क्या समझते हैं अभी, लिख लिए बेटा। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, देखो क्या होगा कि ये तो हमको पता चल गया कि कोलाइड करने के दौरान, नहीं मूवमेंट के दौरान ये कंटेनर के वॉल पे टकराते हैं और यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और ऐसा बोला जाता है, बताओ अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे तो इनकी एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? गतिज ऊर्जा बोल सकता हूँ ना। और ऐसा बोला जाता है कि गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं कंटेनर का या गैसियस मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि आपने क्या करी है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो मुझे बता दो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर बात यह है, बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट भी बढ़ेगी। अब मूवमेंट बढ़ेगा बेटा तो ये मुझे बता दो ज्यादा तेजी से टकराएंगे, और ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये कौन सा लॉ है? गेलुसाक लॉ, कल में पढ़ाया था, याद है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भाई बना के। 2 ही पॉइंट और बचा है मैम, उसके बाद आप पढ़ा लीजिएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे। उसके बाद मैथ्स क्लास लग जाएगी, उसके बाद बायोलॉजी क्लास लग जाएगी। उन लोग लेटेस्ट है, मेरे से ज़्यादा मॉडर्न है। अब मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं 3-4 साल हो गए मेरे को ना, इसलिए बुजुर्ग हो गया हूँ। वो लेटेस्ट है, नहीं वो तो ठीक है, आई नो, थैंक यू। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ा पाएँ, बस कोशिश जा रही है अभी तक, बाकी ठीक है। लिखे बेटा, लिखना गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स, या अर्थात आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दैट मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हाँ भाई, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, लिखे गैसों की काइनेटिक एनर्जी, गैसियस मॉलिक्यूल लिख लो, गैसों मत लिखो, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बोला जाता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है, रियल गैस अलग पढ़ेंगे, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं बोला था कि इसको हम लोग बोल देते हैं आइडियल गैस, नहीं आइडियल गैस का थ्योरी भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे आइडियल गैस पर अप्लाई होते हैं। अब बोलोगे आइडियल गैस का है, उसको मैं समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक के अंदर में, लेकिन फिलहाल में आप समझ लो कि रियल गैस और आइडियल गैस होते सेम है, बस एक टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन को वो फॉलो करेगा तो वो कहलाएगा आइडियल गैस, अगर नहीं फॉलो करेगा तो रियल गैस। थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे। देखो मान लो मैं क्या करता हूं बेटा, ये ऑक्सीजन N2F2, ये तो सारे के सारे रियल गैस है। अगर रियल गैस है और इसी कंटेनर में क्या कर दूं मैं, इसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर में फिल कर दूं। अगर आपसे मैं पूछूं तो देखो इस कंटेनर के बाहर भी ऑक्सीजन गैस होंगे, इसके अंदर भी कौन सा गैस है? O2 गैस है। अब बताओ ये जो गैस ये तो रियल है, लेकिन जब इसको हम कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं ना, तो यही गैस आइडियल की तरह काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस होता नहीं है, उसको बनाया जा सकता है टर्म एंड कंडीशंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसको थर्मोडायनामिक्स में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखो बेटा। आगे ये है, ऐसा बोला जाता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का, क्यों? इसका मास तो होता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं, आइडियल गैस बोलता है ना। ठीक है, तो लिखो जरा,
बस मैम मेरे को बस एक पॉइंट बस लिखवाने दीजिए, फिर पढ़ लेंगे। हाँ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब खड़े जाते हो। हाँ लिखो, लास्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। मैम बस 2 मिनट की टाइम दीजिएगा मुझे, उसके बाद फिनिश्ड है। फिर मेरी जहाँ तक ख़त्म करना था ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद मुझे दूसरे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो कहाँ लिखवा रहा था भाई? हाँ लिखिएगा, चूँकि लिखना गैसियस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, गैसियस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया बेटा, इतना ही अपने को लिखवाना था, ये टॉपिक फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक को छोड़ करके आगे जाएंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। हाँ इतने तक ही आपको पढ़ना है पेपर के लिए, फिलहाल के लिए, बाद में पढ़ाऊंगा इसको, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। होमवर्क रह गया आइडियल गैस और रियल गैस को याद करके आना, मैं पूछूंगा भाई, नहीं तो मैडम को बोल दूंगा, वो पूछेंगे, मार भी सकती हैं वो।